और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग की खबर है। काफी देर तक सुनाई दी गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति भवन के पास दिखे हैं अज्ञात ड्रोन्स और ये ड्रोन एक से ज्यादा देखे गए हैं। काराकस की सड़कों पर सेना की पेट्रोलिंग जारी है, लेकिन इस बीच फायरिंग की आवाज आ रही थी और ये फायरिंग की आवाज काफी देर तक आई और अज्ञात ड्रोन्स भी देखे गए, मगर क्या था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये सब तब हुआ है जब वेनेजुएला में हालात अभी सुधरे हुए नहीं है। आपने देखा 2 दिन पहले ही किस तरीके से अमेरिका ने वहां पर हमला किया था, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिका ले आए थे और उसके बाद अब एक बार फिर से वहां पर फायरिंग की जो घटना है वो सामने आई है। और ये जो फायरिंग की घटना है ये राष्ट्रपति भवन के पास ही हुई है। काफी देर तक जो गोलियों की आवाज है वो सुनाई दी। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया। हालांकि किसने ये फायरिंग की है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। फायरिंग की आवाजें सुन रहे हैं आप। काराकास में फायरिंग हुई और लगातार फायरिंग होती रही। फायरिंग की आवाज आप सुनिए और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि फायरिंग की आवाज सुन करके लोग भागते हुए नजर आए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, कुछ डिटेल्स मिल पाई है इस फायरिंग को लेकर? कौन ये फायरिंग कर रहा था, किसने ये फायरिंग की और क्यों ये फायरिंग हो रही है इधर? देखिए, अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं हुई कि एग्जैक्टली किसने फायरिंग स्टार्ट किया है, लेकिन अगर वेनेजुएला के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप देखें तो वहां भी काफी सारे फैक्शंस हैं जो कि इस बहाने की खोज में है कि वहां कैसे डिस्टर्बेंसेस और लाया जाए। लेकिन जो टॉप पे 4-5 लोग अभी भी बचे हुए हैं वो मदुरो के सपोर्टर हैं, तो वो एक थोड़ा बनाए हुए हैं बैलेंस अभी पावर में। लेकिन काफी एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि ये मामला बिगड़ सकता है कभी भी, अगर थोड़ी भी अगर असहमति हो गई इन लोगों में तो अलग अलग फैक्शंस खड़े हो सकते हैं। तो हो सकता है ये फैक्शनलिज्म हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यूएस का सेकंड वेव ऑफ अटैक हो, क्योंकि जो बाकी लीडर्स बचे हुए हैं मदुरो रिजीम में वो अभी भी यूएस के साथ सहयोगिता पूरी तरह से सहयोग नहीं अपने आप को बता पा रहे हैं। तो हो सकता है कि यूएस का भी अटैक हो, लेकिन अभी ये सब अटकलें हैं, कोई भी पुष्टि 100% नहीं हुई है अभी। तो ये जो फायरिंग की आवाजें आ रही थी, ये कुछ ड्रोन्स भी देखे गए, तो अब तक क्या साफ हो पाया कि कहां के ड्रोन्स थे जो फायरिंग कर रहे थे, वो लोग कौन थे? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि अभी तक ये बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया है कि ये कहां से फायरिंग आई। बट जैसा आपने सही बताया, ड्रोन्स की फायरिंग की खबर है। एंटी एयरक्राफ्ट गन के चलने की बातें भी हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियोस हैं, हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो एक माहौल तो डर का बना हुआ है, लेकिन आखिर किसने किया है, सेकंड वेव ऑफ अटैक या फिर अंदर की लड़ाई है, ये सब अभी देखना बाकी है। काफी डर का माहौल है। जी शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। और विशाल, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जिस तरीके से फायरिंग हुई है, हालांकि अब ये जांच की जा रही है कि फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, क्योंकि जहां पर फायरिंग हुई वहां पर कुछ ड्रोन्स भी देखे गए हैं। और बड़ी खबर आपको एक और बताते हैं। अमेरिकी अदालत में पेश हुए राष्ट्रपति मादुरो ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, मैं नेक इंसान हूं और मैं बेगुनाह भी हूं।
मेरा अपहरण किया गया। नार्को टेररिज्म के आरोप को मादुरो ने खारिज कर दिया है। 17 मार्च को फिर मामले में सुनवाई होगी। तो मादुरो को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने खुद को नेक इंसान बताया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। खुद को निर्दोष उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, मेरा अपहरण किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में रूस चीन का बड़ा हमला। अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप भी चीन और रूस ने लगाया है। मादुरो को रिहा किया जाए, ये कहना है रूस का। चीन ने शांति को खतरा बताया है और ये कहा है कि संवाद से समाधान की अपील की है चीन ने, और साथ ही रूस ने भी इसका विरोध किया है। तो मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर के चाहे चीन हो चाहे रूस हो, सबने विरोध किया है। लेकिन मादुरो को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूं। रूस ये कह रहा है कि मादुरो को रिहा किया जाए। चीन ने मादुरो की गिरफ्तारी को शांति के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ने ये फिलहाल बड़ा बयान दिया है। और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर उतरकर लोग जो कुछ वेनेजुएला में हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। Thank you. और अब पुर्तगाल की तस्वीर आप देखिए, जहां पर विरोध हो रहा है। वेनेजुएला में जो हुआ उसका विरोध यहां पर हो रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम की तस्वीरें भी आप देखिए। लंदन में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे भी सड़कों पर उतरकर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। Соединенными Штатами в Каракасе нет и не может быть никаких оправданий. और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। डेल्सी रोड्रिग्स बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। उन्होंने ह्यूगो चावेज की कसम लेकर शपथ ली है। अमेरिका पर आक्रमण और अवैध कार्रवाई का भी आरोप लगाया है डेल्सी ने। देश में राजनीतिक अस्थिरता और तनाव बढ़ा, ये बात भी डेल्सी ने कही है। लेकिन फिलहाल अब वो बन गए हैं राष्ट्रपति। और आपको बताएं कि ह्यूगो चावेज की कसम लेकर उन्होंने राष्ट्रपति वो बनी है। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, जिस तरह से देशों की सरकारें गिराई जा रही हैं, उस पर कई देश सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इन सवालों से घिरने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि उनके टारगेट पर कई और भी मुल्क हैं। और इस बार उन्होंने उस देश के इलाके पर कब्जा करने की बात कही जो अमेरिका का साथी रहा है, अब भी है और नाटो का मेंबर भी है। ट्रंप के रडार पर वेनेजुएला के बाद कौन कौन है, जरा इसे आपको समझाते हैं। निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बीते कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये शब्द ट्रेंड हो रहे हैं। और ये ट्रेंड बनता भी है, क्योंकि जो शख्स युद्ध रुकवाने को लेकर शांति के गीत गा रहा था, उसने शांति नाम के पकौड़ों को वेनेजुएला के तेल वाले भंडार में फ्राई कर दिया है। दुनिया को अपना असली रूप दिखा दिया है। कह दिया दुनिया का सिर्फ एक ही दादा है, वो है अमेरिका। ट्रंप की यही खासियत है, कुछ दिल में नहीं रखते, जो कहते हैं करते हैं, ताल ठोक कर ताप देकर करते हैं। Possible danger. It was a very dangerous operation. It was amazing that we had a few injured, but all are in good shape right now. But I knew there was great danger. You got off a helicopter. The helicopters were being shot at. They got on the ground. They were amazing talent and tremendous patriotism, bravery. The next question is who's in charge of Venezuela right now? Have you spoken to the newly sworn-in president there, Rodriguez? And what are your thoughts on the entire situation? We said the U.S. would run Venezuela. We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. अभी वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के चर्चे चल ही रहे हैं।
कि ट्रंप साहब ने एक और तुर्रा छोड़ कह दिया कि अब ग्रीनलैंड की बारी है। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का सपना क्या है, ये क्या बला है, ये भी समझाएंगे। लेकिन वेनेजुएला में ट्रंप ने ऑपरेशन क्यों किया, राष्ट्रपति मादुरो को जंजीरों में कैद क्यों किया, ये तो आप जानते ही होंगे। दरअसल बात ड्रग्स और कैदियों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं थी, असली खेल तो तेल के भंडार को लेकर था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी का तेल का भंडार है। ये तेल बाजार में चढ़ता तो ट्रंप का डॉलर गोते लगाता। ऐसा ना हो इसीलिए ट्रंप ने कहा शांति गई तेल लेने, अब ताबड़तोड़ एक्शन होगा। एक्शन हुआ भी, लेकिन अब फिर कह रहे हैं अगर कार्यवाहक सरकार ने बात नहीं मानी तो ध्यान रखना, ये मिसाइलें काराकास में दोबारा तबाही मचा सकती हैं। ये ग्रीनलैंड ट्रंप की जिद क्यों है, इसे 3 पॉइंट्स में समझ लीजिए। नंबर 1, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो रेयर अर्थ मेटल्स में अमेरिका आगे बढ़ेगा। नंबर 2, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, इसलिए यहाँ तेल और गैस का अद्भुत भंडार मिल सकता है। नंबर 3, चूंकि ग्रीनलैंड की लोकेशन रूस और अमेरिका के बीच में है, इसीलिए ग्रीनलैंड पर रूल करना चाहते हैं। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स कह चुके हैं कि ये इलाका बिकाऊ नहीं है, यानी सीधे तौर पर ट्रंप के सामने झुकने को तैयार है। और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। बोलीविया में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तेल के दाम बढ़ने के विरोध में लोगों ने भारी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने तेल के दाम कम करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इसलिए आप देखिए बोलीविया में किस तरीके से हालात बने हुए हैं और तेल के दाम बढ़ने के बाद लोग सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रदर्शन किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार हो रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 ताजा घटनाओं ने एक बार फिर से यूनुस सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। राणा प्रताप नाम के हिंदू पत्रकार की गोली मारकर बांग्लादेश में हत्या कर दी गई है। और आपको बताएं कि दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक बर्फ फैक्ट्री के भी मालिक थे राणा प्रताप। दूसरी घटना में एक हिंदू महिला के साथ बर्बरता की गई। 40 साल की विधवा महिला से रेप बर्बरता की गई। रेप के बाद विधवा के बाल काट दिए गए और इस महिला के बाल भी काट दिए गए हैं रेप के बाद। और हिंदू लगातार टारगेट पर है बांग्लादेश में और उसकी हर रोज कुछ ना कुछ खबरें आती हैं। अब एक बार फिर से ये खबर आई। बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक और हिंदू को मार डाला। राणा प्रताप बैरागी को बीच बाजार हमलावरों ने गोली मार दी। जेसोर जिले के कपालिया बाजार में जैसे ही उन्हें गोली मारी गई वो गिर पड़े और दम तोड़ दिया। इससे पहले बांग्लादेश में एक और ऐसी घिनौनी करतूत हुई जिसने यूनुस राज को बेनकाब कर दिया। कट्टरपंथियों ने मर्दों के बाद अब हिंदू महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूनुस के राज में नया साल शुरू होते ही पहली बार वो हुआ जिसका डर हर किसी को था। बांग्लादेश में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप हुआ। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो। बदमाशों ने हिंदू महिला की अस्मत लूटी, बेआबरू किया और दुष्कर्म करके बाल काट दिए। बर्बरता और क्रूरता की इंतहा कर दी है। और इस पूरी खबर को लेकर के सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। नहीं, जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई है उसको जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से मतलब बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसा लगातार हिंसा हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये निषेधार्ह है और पूरी दुनिया को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर ऐसे सरकार पर लगाम कसनी चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बनाए रखें, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो वहां पर किसी के साथ हो रहा है, आज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, कल को वहां किसी और के साथ हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को चाहे धर्म के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर या किसी और आधार पर उस पर प्रहार किए जाते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भारत कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो
उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को जो वहां के समझदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नजर रखे है। अब देखिए, बांग्लादेश में 24 घंटे के अंदर तीसरी वारदात होती है। नरसिंहदी जिले में हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती पर हमला होता है और हमले में घायल हुए मोनी की मौत हो गई है। तो हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। आप ये देखिए कि एक के बाद एक लगातार हिंदू टारगेट पर हैं बांग्लादेश में। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल जुड़ गए हैं। आदित्य, एक के बाद एक हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, ये सिलसिला कब रुकेगा? जी, रुकने का तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये यूनिस सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे वाकये हुए हैं। पहले एक हिंदू पत्रकार जिसको जसोर में मारा गया, वो एक बर्फ की फैक्ट्री भी ओन करता था और उसे कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी बाइक पे आए और उसके सर पे गोली मार दी, उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद रात के 10 बजे एक मामला आता है। एनडीटीवी ने सबसे पहले ये चलाया कि मोनी चक्रवर्ती नाम के एक दुकानदार जो कि बहुत ही जाने जाते थे उस इलाके में, नरसिंहदेव में, वहां पर उनको भी इसी तरीके से बेरहमी से मार दिया। पिछले 1 महीने में 6 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू जो है अटैक पे है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी और यूनिस सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी और सुरक्षा के लिए कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं। तो बांग्लादेश की सरकार और मोहम्मद यूनिस खासकर पूरी तरीके से कटघरे में है। जो हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, बार बार इस्लामिक कट्टरपंथियों को जो है पूरी खुली छूट दे रखी है बांग्लादेश में कि वो हिंदुओं पर अटैक करें, उनको मारे, और महिलाओं को भी जो है अब बख्शा नहीं जा रहा। बिल्कुल आदित्य, अब इस पर नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आदित्य बता रहे हैं कि ये यूनिस सरकार को बिल्कुल बेनकाब कर रहा है जो कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल। अब चलिए बांग्लादेश के बाद बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली खबर दिखाने आपको जा रहे हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है। ओहायो के सिनसिनाटी में हमले में उनके घर की खिड़कियां टूट गई है। हमले के वक्त वेंस या उनका परिवार घर पर नहीं था। हमले के सिलसिले में जांच एजेंसियों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वजह यह है कि ओहायो के सिनसिनाटी में जेडी वांस के घर पर हमला हुआ, जिससे उनके घर के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हमले के वक्त जेडी वांस या उनका परिवार घर पर नहीं था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अभी तक की जांच से पता चला है कि कोई उनके घर के अंदर नहीं घुस पाया। हमले के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घर पर हमला करने वालों की मंशा क्या थी। क्या वो जेडी वांस और उनके परिवार को निशाना बनाने की फिराक में थे या फिर ये कोई धमकी भरा संदेश था। इस हमले ने 2024 में 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की याद दिला दी है। तब राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में जुटे ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की बटलर काउंटी में एक स्नाइपर ने करीब 150 मीटर दूर एक छत से गोलियां दागी थी। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पठानकोट में देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था 15 साल का किशोर। सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला नाबालिग फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल में मिले पाकिस्तानी सेना के अफसरों के नंबर भी, सैनिक ठिकानों की फोटोज और वीडियोस भेजने का भी आरोप लगा है इस नाबालिग पर। सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करके किशोर को मोहरा बनाया जा रहा था। तो अब आईएसआई के निशाने पर नाबालिग हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनसे खुफिया जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। सूचना के आधार पर ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਆਫਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ।
तो आईएसआई के निशाने पर हैं भारत के वो युवा जिनका ब्रेन वॉश करके, जो नाबालिग हैं, वो बच्चे निशाने पर। और अब ये इसीलिए कहा यह जा रहा है कि देखिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों, पाकिस्तानी आतंकी, पाक सेना के अधिकारी इसमें शामिल हैं। क्या साझा किया भी आइए आपको बता दें। सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी, इसके अलावा उसके फोन में क्या मिला ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में रहने वालों का नंबर मिला है जिसमें राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकी हैं, और इसका मकसद क्या था वो भी बताते हैं। उद्देश्य था भारत में अशांति फैलाना, सेना के ठिकानों की जानकारी लेना, तस्वीरें और वीडियो जासूसी सामग्री को इकट्ठा करना। तो ये वो स्थिति थी जहां पर एक किशोर के जरिए, एक नाबालिग के जरिए जासूसी कराई जा रही थी। और अगली खबर क्या है उसे बताइए। बिल्कुल, अब देखिए, तमाम बड़ी खबरें विदेशों से जुड़ी हुई आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तमाम कोशिशों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही है। आसमान से लगातार मौत बरस रही है और जमीन पर लाशों के ढेर लगे हैं। अब रूस की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा किया है। जंग हर गुजरते दिन के साथ भयानक होती जा रही है और शांति का रास्ता जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। आसमान से काल बनकर बरस रहा ये बारूद गवाह है कि रूस का ताजा हमला कितना भीषण था। रूस की मिलिट्री ने दावा किया है कि उसने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में एक और सेटलमेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस की आर्टिलरी दिन रात आग उगल रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सुमी, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में यूक्रेन के हथियार डिपो, रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि 24 घंटे में 211 भीषण झड़पें हुई और यूक्रेन ने रूस के टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। युद्ध की तपिश मॉस्को तक भी पहुंची। मॉस्को के मेयर के बाद यूक्रेन के ड्रोन्स ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन रोकना पड़ा। और विदेशों के बाद अब दिखाते हैं आपको देश की खबर। इंदौर में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 17 मरीजों की मौत की खबर आ रही है। एक ही दिन में भागीरथपुरा में मिले हैं 38 नए मरीज। अस्पतालों में 110 मरीजों का इलाज जारी है। आईसीयू में 15 मरीजों के इलाज की खबर है। इंदौर में 200 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई है। घर घर ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां बांटी जा रही है। और तनुश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी मिल रही है। तनुश्री, मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और मौत हुई है और लोग जो हैं वो बीमार मिले हैं दूषित पानी पीने से। जी देखिए, इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई। वही कई लोग अभी भी बीमार है, कई लोगों के अस्पताल में इलाज जारी है। वही अब एक और मौत हो गई, जिसके बाद ये आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी ये आंकड़ा जो है 7 पर ही है। और ये जो अभी फिलहाल जो मौत हुई है वो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, ओम प्रकाश शर्मा, जिनकी किडनी दूषित पानी की वजह से फेल हो गई थी और वे जिंदगी की जंग हार गए थे। और इसके बाद ये आंकड़ा जो है 17 पे पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी लगातार अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो ORS के पाउच है वो बांटे जा रहे हैं। लगातार वहाँ पे ट्रीटमेंट भी लोगों को दिया जा रहा है। जो एम्बुलेंसेज है वो भी वहाँ पे मौजूद है, ताकि जो लोग हैं जो शिकायत लेके पहुंचे उनको प्राथमिक तौर पे वहाँ पे इलाज दिया जा सके। पानी के टैंकर्स पहुंच रहे हैं और हाल फिलहाल में जो सैंपल लिया गया तो सैंपल शुद्ध मिला था, यानी जो पानी है वो दूषित नहीं है। तब भी जो वहाँ पे अधिकारी है, जो सब लोग हैं, वो लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, नजर बना रखिएगा तनुश्री, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते बाद बिहार की तो क्या, नए साल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि जहां लालू परिवार की शिफ्टिंग की चर्चा चल रही थी, उसे लेकर पटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठाए हैं कि जमीनों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई, जिसकी गहन जांच की जरूरत है। इसके लिए डिप्टी सीएम को पत्र भी लिखा गया है। नए साल पर आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए एक और मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 10 सर्कुलर रोड में रह रहे लालू परिवार को नोटिस मिलने के बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि खरमास के बाद लालू परिवार जल्द ही कहीं शिफ्ट होने वाला है। जिस जगह लालू परिवार की शिफ्टिंग की बातें चल रही हैं, उस जगह की वैधता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर कौटिल्य नगर की उस जमीन की जांच की मांग की है
जिस पर लालू यादव का नया आवास बना है। गुड्डू बाबा ने कहा कि वो जमीन वेटरनरी कॉलेज से संबंधित है। जमीनों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई, जिसकी गहन जांच की जरूरत है। कौटिल्य नगर में 1986 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर विधायकों और सांसदों को 20 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित कर दी गई थी। वहां नेताओं ने घर बना लिए और लोगों ने शर्त का पालन नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि विजय सिन्हा ने जो एक ऑफर दिया पब्लिक को, इस ऑफर का इस्तेमाल विजय सिन्हा जरूर करेंगे और कौटिल्य नगर की इंटायर भूमि किनको किनको दी गई है नाम भी सार्वजनिक करेंगे और किन किन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन किया उसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई होगी। वर्तमान में घर को अंतिम रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि लालू यादव के आगमन से पहले ये पूरी तरह सज धज कर तैयार हो जाए। आपको बता दें कि लालू परिवार अभी काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद धीरे धीरे परिवार की कलह खुलकर सामने आई। फिर विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी की बहुत बुरी हार हुई, जिससे लालू परिवार को बड़ा झटका लगा। बाद में लालू की बेटी रोहिणी किस तरह घर से निकली, ये भी सब ने देखा। अब देखना होगा कि क्या नए साल में लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती है और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इस मकान की जांच करवाते हैं या नहीं। सहयोगी सहबूब के साथ मैं शिवम, एनडीटीवी पटना। बिहार के बाद अब दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली के वेलकम में 2 युवकों पर हमला हुआ है और हमले में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली में बदमाशों के जो हौसले हैं वो इस वक्त बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। मेरा भैया के चाकू लग गए, बहुत तेज भागते हुए गाड़ी गली में से निकलते ही गिर गया, मेरे सर में भी चोट लग गई। मेरे भाई जानकारी क्या मिली थी बड़े भाई? मुझे जानकारी मिली हमारे भाई के चाकू लग गए, किसी ने चाकू मार दिए, तो हम निकल लेते गली में से, गली में वही गिर गए। हम स्कूटी लेके बहुत अपनी अपनी में निकले थे। कुछ जानकारी मिल पाई है कौन मारने वाला क्या है? ये नहीं पता, मैं गोले मारने वाला, हमारे भाई बताएगा गोले मारने वाला। कितने लोगों के लगे? ये हमारे दो लोगों के सुनने मारी है अरमान के, और उसके सुनने मारी अरमान की डेथ हो गई। का गुंडों ने चक्कू मारे, प्रशासन कुछ नहीं देखता ना कुछ करता। बड़े गुंडों को नहीं उठाता, छोटे मोटे छोड़ दे और झगड़ा करवा दे। इसकी चाकू मारे क्या नाम था? अली नाम था, अरमान था। अरमान की डांट होगी, ऐसा सीरियस बता रहे, ऐसा दूसरा अस्पताल में ले जा रहे। हाँ, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, अच्छा है आदमी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिल जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए। अखिल, ये बताइए कि ये पता चल पाया है कि हत्या क्यों की गई, हमला क्यों किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की टीम जो है इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो जो असली वजह थी वो क्या थी। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो 2 लोग थे, अल्ताफ और उसके साथ उसका जो साथी था, ये दोनों यहाँ के रहने वाले नहीं थे। हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं वेलकम इलाके में। अगर आप सामने देखें मेरे, तो जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन है और उस मेट्रो स्टेशन से तकरीबन जो है 500 मीटर की दूरी पे ये जगह है जिसको हम जनता कॉलोनी बोलते हैं। और इस जनता गड्ढा कॉलोनी के पास ही ये वारदात होती है। कल तकरीबन 10:05 की पीसीआर कॉल जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि स्टैबिंग इंसिडेंट जो है, चाकू मारने की जो घटना है, वो इसी पार्क के अंदर हुई है। मेरे सामने देखें आप, ये जो पार्क है ये वेलकम इलाका में पड़ता है और यहाँ पर ये जो टेबल लगे हैं, ये जो 2 चेयर्स हैं, इन्हीं 2 चेयर्स पे दोनों दोस्त जो है वो उस वक्त बैठे हुए थे जिस वक्त ये दुर्घटना होती है। उसके बाद इन दोनों को जो है यहाँ पर नज़दीक के अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से जो है डॉक्टर्स उन्हें रेफ़र कर देते हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो जीडीपी हॉस्पिटल के लिए जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो लगातार जो है हमने जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये जो दोनों शख्स हैं वो आसपास के रहने वाले नहीं हैं और ये कहीं दूर से आए थे और कोई इनको चेस कर रहा था। उन्हें पता था कि इन दोनों की लोकेशन जो है इस वक्त यहाँ
पर होगी और उसी हिसाब से वो देर रात इस पार्क में क्या कर रहे थे, ये एक बड़ी वजह है। इसको जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट इस वक्त कर रही है। तो अगर आप देखें तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी उन दोनों की, वो जो अटैकर्स थे इसमें उनको पता था, इसी वजह से वो यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन पे आए जहाँ पे देखें, अगर आप ये पार्क का अगर विजुअल देखें तो यहाँ पर इस पार्क में ऐसा कुछ है भी नहीं कि देर रात तकरीबन 10 सवा 10 के आसपास अगर आप देखें तो यह खाली जो है वो सुनसान पार्क है जहाँ पर वो दोनों आकर मौजूद थे। क्या वो एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, किसी की इसमें साजिश थी? इस मामले में जो है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अभी बहुत ही शुरुआती दौर में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो एक शख्स जो है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है और उसका जो इलाज है वो जीटीबी हॉस्पिटल में इस वक्त चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अकील इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए तो न सिर्फ दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी हुई है बल्कि कल लक्ष्मी नगर में भी ट्रिपल मर्डर हुआ। कल देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक बेटे ने अपनी मां, अपने भाई और अपनी बहन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद आरोपी थाने भी पहुंच गया। आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया। आरोपी ने खुद थाने में जाकर के सरेंडर कर दिया और उसने ये हत्या की वारदात को अंजाम दी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर का ये पूरा मामला जहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ। एक शख्स ने अपने ही घर वालों को मार दिया और उसके बाद वो थाने पहुंच गया और उसने सरेंडर कर दिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। लक्ष्मी नगर की ये तंग गलियां आज खौफ के साए में हैं। जिस घर से कल तक हंसी ठिठोली की आवाजें आती थीं, आज वहां सन्नाटा है और फर्श पर बिखरा सिर्फ खून है। पुलिस की गाड़ियां और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा सीधे थाने पहुंचा। उसने पुलिस कर्मियों से जो कहा उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कबूल किया कि उसने अपनी मां, अपने सगे भाई और अपनी बहन की हत्या कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते गुस्सा जुनून में बदल गया और आरोपी ने धारदार हथियार से एक एक कर तीनों की जान ले ली। पड़ोसियों की माने तो परिवार में पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, लेकिन अंजाम इतना बुरा होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बेटे ने अपने ही मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। और दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इसी बढ़ते खतरे के बीच कैंपस में नई पहल की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने मिरांडा हाउस की कॉलेज में पिंक पुलिस बूथ और नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी में इंटीग्रेटेड बूथ का उद्घाटन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां हर साल हजारों छात्राएं अपने सपनों के साथ पढ़ाई के लिए आती हैं, लेकिन हाल के दिनों में छेड़छाड़ और असुरक्षा की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। इसी बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में स्थापित किया जा रहा पिंक बूथ और इंटीग्रेटेड बूथ विशेष तौर पर छात्राओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी, जहां छात्राएं बिना झिझक शिकायत दर्ज करा सकेंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर पिंक बूथ और कैंपस के अंदर पुलिसिंग का सेंटर बनेगा। बताया जा रहा है कि सेंटर सीसीटीवी मॉनिटरिंग, रैपिड एक्शन और स्टूडेंट हेल्प सर्विस सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है इन बूथों के जरिए छात्रों और पुलिस के बीच दूरी कम होगी और कैंपस में सुरक्षित माहौल बनाने में ये पहल अहम भूमिका निभाएगी। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए, आपने अब तक चोरी के कई मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन कोटा में एक ऐसा मामला आया है जिसमें चोरी के इरादे से आया एक चोर एग्जॉस्ट फैन वाली जगह में फंस गया। दरअसल चोरी छिपे वो मकान में अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। काफी देर तक उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। बाद में मकान मालिक ने चोर को देखा तो शोर मचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी आ गए और चोर को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है, जिसमें वो पुलिस की स्टिकर लगी कार में आया था, ये भी जानकारी मिल रही है। उस गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन आप देखिए कैसे जो ये चोर था, ये एग्जॉस्ट के जरिए इस घर में घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये खुद ही यहाँ पर फंस गया। जिसके बाद जिस घर में ये चोरी करने आया था, वहां के लोगों ने उसे बाहर निकाला।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर को चेतावनी, पार्टी ने सोच समझकर बोलने को कहा है। सोच समझ के साथ ही कोई बयान दे। कांग्रेस शशि थरूर अहम सदस्य हैं, केसी वेणुगोपाल का ये कहना है और उन्होंने ये भी नसीहत दी है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं उन्हें उससे पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें कुछ बोलना चाहिए। तो चेतावनी दे दी गई है शशि थरूर को कि आप सोच समझ करके ही कोई बयान दें। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो पार्टी के अहम सदस्य हैं, लेकिन उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। और जिस खाकी पर कानून व्यवस्था को काबू करने का जिम्मा सौंपा गया है, यूपी के आगरा में उसी खाकी पर ऐसे आरोप लगे जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। एक छोटी सी बात को लेकर पुलिस ने एक युवक के साथ ऐसी बर्बरता की जिसके बारे में हम और आप भी सोच नहीं सकते। नरेंद्र के पैरों पर यह जख्म और पट्टी किसी हादसे या फिर किसी के साथ मारपीट का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पैरों के ये जख्म उस खाकी की देन है जिस पर आम इंसान को किसी के जुल्म से बचाने की जिम्मेदारी होती है। खुद उस खाकी ने ही नरेंद्र के साथ इतनी बर्बरता की जिसका जिक्र सुनकर भी आपको यकीन नहीं होगा। नरेंद्र की गलती क्या थी? बस इतनी सी कि उसने पुलिस का कहा नहीं माना। भाई के साथ दूध देने आया था, उसमें भाई तो आंगली गली में चला गया था दूध देने के लिए। वहाँ पर हो रहा था किसी में झगड़ा, तो वहाँ पर पुलिस लेने गई थी 4 लोग, वहाँ पर 2 लेडीज थी। तो उनने बोली थी मेरे से, मैं टेम्पो में बैठा था, मेरे से ये बोली थी कि इन्हें छोड़े, मैंने मना कर दी थी। मैंने ये बोली थी मेरा दूध फट जाएगा, मेरे को गमी में जाना है। वे जबरदस्ती कर रहे थे। कौन थी? पुलिस वाले थे। तो कौन के थाने के थे? वे छत्ता थाने के थे, पुलिस चौकी वो है चीनी मंडी। बस इतनी सी ही गलती हुई थी नरेंद्र से कि उसने पुलिस के कहने पर कुछ लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके ऑटो में रखा दूध खराब हो सकता था। इस पर पुलिस ने क्या किया वो आप खुद नरेंद्र से ही सुनिए। उनने मेरे 3-4 डंडे मारे थे, तो मैंने उनके बाद फिर मैंने फोन से उनकी वीडियो बनाई थी। मैं वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरा फोन छुड़ा लिया था। मैंने इतनी बोली थी कि फोन को तो दो ना, बात तो कर लो दीवान जी से। वो नहीं माने थे, फिर चौकी में ले आए। चौकी में अगर उनने डांट डाल के पीटा हूँ, तो तरवे में डंडे टोरे हैं 2, गिलास से नौकी चाय। जिस बर्बरता के बारे में सुनकर ही आप सहम रहे हैं, सोचिए नरेंद्र ने वो सब कुछ सहा है, वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस को इस बात का बुरा लग गया था कि नरेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस वालों ने पैर पकड़कर तलवों पर डंडे मारे, मारते मारते 2 डंडे टूट गए, मगर वो नहीं माने। इतने पर भी उनका जी नहीं भरा तो पुलिस वालों ने उसके नाखून को प्लास से खींचा। दर्द से नरेंद्र चिल्लाता रहा, पर पुलिस ने नहीं छोड़ा। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस की लाठियों ने नरेंद्र के पैरों को ना भूलने वाले जो जख्म दिए हैं, उनका दर्द कम करने के लिए बैंडेज लगाना पड़ा। जिस उंगली के नाखून को प्लास से खींचा गया वो लगभग काली पड़ चुकी है। इसके बाद अपनी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार डीसीपी सिटी के पास पहुंचे। डीसीपी सिटी ने शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित कर दिया। डीसीपी सिटी ने पूरी घटना की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और भरोसा दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो मेरे कार्यालय में जन सुनवाई के समय है, उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर जो रविंदर, जो कि जीवनी चौकी मंडी के चौकी प्रभारी हैं, वहाँ पर पोस्टेड हैं, उन्होंने इसके साथ मारपीट की, हाथापाई की और इसके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया। तत्काल मेरे द्वारा अपने कार्यालय से एक जांच सेटअप की गई। जांच सेटअप में प्रथम दृष्टया जो आरोप को लगा रहा था वो सही पाए गए। तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी रविंदर को सस्पेंड किया गया है। जो भी इसमें दोषी है सबके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब पीड़ित परिवार अपने साथ हुए अन्याय के बदले न्याय की उम्मीद कर रहा है। देखना होगा कि बात सिर्फ लाइन हाजिरी और निलंबन तक रुकी रहेगी या फिर इस मामले में पीड़ित परिवार को सच में न्याय मिलेगा। आगरा से एनडीटीवी के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर बच्चों की संख्या को लेकर जो सियासी घमासान है वो बचा हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार सामने आया है। नवनीत राणा ने ओवैसी पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में घुसपैठियों की संख्या पर सवाल पूछा। मैं इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगी, ये भी नवनीत राणा ने कहा। इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यह भी नवनीत राणा ने कहा है। और नवनीत राणा ने एक बार फिर से
असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान पर पलटवार किया था और आज फिर से नवनीत राणा ने पलटवार किया है। तो ये अलग अलग बयान लोगों के सामने आ रहे हैं। बच्चों की संख्या को लेकर के आमने सामने दोनों के बयान हैं। एक तरफ नवनीत राणा, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी अमरावती दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि 8 बच्चे पैदा करने के लिए आपको किसने रोका है? कैसे देखते हैं ओवैसी के इस बयान को? ओवैसी जो अमरावती में कल आए थे, उन्होंने भाषण में बहुत बड़े बड़े नारे दिए और उनको मेरा एक प्रश्न रहेगा। वो कहते हैं कि मैं वो मौलाना को जाके मिल के आता हूँ जिन्होंने 19 बच्चे किए, मेरे तो 6 बच्चे हैं और तुम भी करो 8-8, 10-10 बच्चे। मैं इनको पूछना चाहूंगी, एज ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप इस देश में, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इस देश की डेमोग्राफी के बारे में बताइए। मुंबई में 10 से 30% कैसी बढ़ गई? जो घुसपैठिए हैं उन्होंने 10 से 30% कैसी बढ़ाई? तुम बोलते हैं 8 करो 10 करो, तुमको पूछ के नहीं करेंगे, तुमको बता के नहीं करेंगे। तुम्हारी घुसपैठियों ने कैसी संख्या बढ़ाई, पहले उस पर उत्तर दो। मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी विनती करूंगी, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जब अंदर बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने इनका पार्टी का भी जो परमिट दिया हुआ है वो कैंसिल करना चाहिए और इनकी सिटीजनशिप भी इस देश की रद्द करनी चाहिए ओबीसी की और इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। वहां जाके तुम 10 करो 20 करो और भीख मांगो जैसे पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं, बस उतना ही तुम उसके ही लेवल के लोग हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्यार है ना पाकिस्तान से और उनके झंडे से, यहाँ से चले जाओ छोड़कर। तुम पहले ये बताओ कि तुम संविधान को आगे रखोगे कि इस्लाम को आगे रखोगे? ओवैसी इतना उत्तर दो। हम हमारे संविधान को आगे रखेंगे, हमारे सब धर्मों की जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पीछे रहेंगे और संविधान आगे रहेगा। ओवैसी जी पहले आप उत्तर दो कि आप संविधान को आगे रखोगे कि इस्लाम को आगे रखोगे? नवनीत राणा को सुना आपने। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ और कल ओवैसी ने इस पर हमला बोला, जिसका जवाब नवनीत राणा ने दिया। देखिए रिपोर्ट। 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? साल के आखिर में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। अब साल की शुरुआत में एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने जवाब पेश किया है। तो इन्होंने बोले कि हिंदुओं ने भी 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे करो ना भाई, तुम भी करो, सब करो। कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहते हो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? आप करिए, कोई तो उस पर तो रोक टोक नहीं है। इसके पहले बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। उन्होंने इसके पीछे एक मौलाना की दुहाई देते हुए कहा था कि मौलाना ने उन्हें बताया कि उसकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? ओवैसी का कहना है कि 25 से 30 साल के बाद हमारे देश की 15% आबादी बुजुर्ग आबादी होगी। ऐसे में तैयारी इस बात की होनी चाहिए कि बूढ़े होते लोग बढ़ेंगे तो क्या इंतजाम होंगे।
और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बीजेपी नेता संगीत सोम की, जिन्हें बांग्लादेश से धमकी मिली है। संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आखिर क्यों संगीत सोम को मिली धमकी और इसका क्या है बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान से कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, तो किस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं। 31 दिसंबर को शाहरुख खान पर दिए गए इस बयान के बाद संगीत सोम काफी चर्चा में थे। संगीत सोम के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ और कई कथावाचक भी इसमें कूद पड़े। जमकर विरोध हुआ और बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेट रहमान को आईपीएल से बाहर करने का फैसला कर लिया। 3 जनवरी को रहमान को आईपीएल से बाहर करने के फैसले के साथ ही उम्मीद थी कि ये विवाद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन बीसीसीआई के फैसले को 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि संगीत सोम को बांग्लादेश से एक कॉल आता है और ये कॉल व्हाट्सएप पर आता है। सामने से धमकी मिलती है कि परिवार समेत बम से उड़ा देंगे। संगीत सोम ने अपने व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके मुताबिक कॉल करने वाले का नाम जाहिरुल इस्लाम है। 4 जनवरी की शाम 3:38 पर जाहिरुल कॉल करता है, लेकिन सोम नहीं उठाते। फिर उधर से वो हेलो लिखता है और फिर 3:39 और 4:25 पर कॉल आता है। सोम फिर भी नहीं उठाते। रात 11:22 पर फिर कॉल आता है और दोनों के बीच 1 मिनट बातचीत होती है। इसके बाद जाहिरुल एक लंबा चौड़ा धमकी भरा मैसेज भेजता है जिसमें गंदी गंदी गालियां लिखी होती हैं। इस धमकी के बाद सोम के निजी सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि संगीत सोम को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके की गिदड़ भक्ति होती रहती है। ये कोई मेरे लिए विषय नहीं है। पहले हमने बहुत धमकी दी और ये कौन धमकी देने वाले होते हैं, कौन इनसे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि ना मीडिया संस्थान ना हम सनातनियों के साथ कहीं अत्याचार दुनिया में होगा। अगर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश के सनातनियों के लिए बोला जाएगा। भारत में बैठा हुआ कोई व्यक्ति गद्दारी करेगा तो उसे गद्दार बोला जाएगा, कोई अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा बोला जाएगा। इसमें हम कोई रुकने वाले नहीं है ना पीछे हटने वाले। आइए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या कर दी गई थी। इसके 13 दिन बाद संगीत सोम ने चेतावनी दी थी कि रहमान को भारत नहीं आने देंगे। 72 घंटे के अंदर यानी 3 जनवरी को बीसीसीआई ने रहमान को बाहर करने का फैसला किया। इसके 24 घंटे के अंदर यानी 4 जनवरी को संगीत सोम को बांग्लादेश से बम से उड़ाने की धमकी मिली। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की वजह से ये सारी बातें बढ़ती चली गईं। 31 दिसंबर को मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में संगीत सोम ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान अगर भारत आ भी गया तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपको संगीत सोम का वो बयान भी सुनाते हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। बहरहाल बीसीसीआई ने रहमान को हटाने का जो फैसला किया उससे बांग्लादेश को मिर्ची लगी और उसने T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से हटाने की मांग कर दी है। साथ ही बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक की भी मांग की है। इधर संगीत सोम मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस केस में जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बड़ी खबर बताते हैं, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोग धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। धर्म हमेशा अमन मोहब्बत का पैगाम देता है। कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मौलाना अरशद मदनी का ये बड़ा बयान। और ऐसे लोग धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। वो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा,
20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अब वही रह सकता है जिसे अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी हो, क्योंकि अगर यूपी में रहकर किसी भी तरह का अपराध किया तो कुछ ऐसी हालत हो सकती है, और वो कैसी होगी इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों को फायरिंग करना भारी पड़ गया। दरअसल दहशत फैलाने के लिए कार सवार बदमाशों ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। फिर क्या था, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और बदमाशों को पकड़ लिया। ये 3 बदमाश फ्रैक्चर गैंग के हैं। इस गैंग ने पहले भी कई जगहों पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम भी दिया है, लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे लग गए और फिर इनकी ऐसी खातिरदारी हुई कि ये हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। साथ ही कहा, ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, एक कार और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुए कार को भी बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले से एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो शराफत से रहना होगा। और अब बड़ी खबर, शिवराज सिंह यादव के बयान पर विवाद हो गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवराज सिंह यादव, और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं यादव हैं, और इसी बयान पर उनके अब विवाद हो गया है। कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के बयान के बाद अब सियासी विवाद हो गया है। पाठशाला को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम हिंदू नहीं, हम यादव हैं, और मनुस्मृति का विरोध करते हुए जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और इस दौरान क्या क्या कहते नजर आए वो सुनवाते हैं आपको। क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ हर मन से मैं हिंदू नहीं, मैं शिवराज सिंह यादव हूँ और इंसान हूँ, मैं हिंदू नहीं। फिरोजाबाद के डांडियामई गांव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के बयान से सियासी फसाद खड़ा हो गया। पाठशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम हिंदू नहीं यादव हैं। अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूँ, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ हर मन से मैं हिंदू नहीं, मैं शिवराज सिंह यादव हूँ और इंसान हूँ, मैं हिंदू नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मनुस्मृति का विरोध करते हुए जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में दलितों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। देश की करीब 90% आबादी होने के बावजूद दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग सत्ता से बाहर है और एक सीमित वर्ग व्यवस्था पर काबिज है। शिवराज सिंह यादव का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। हालांकि इस पूरे बयान के बाद शिवराज सिंह यादव ये कह रहे हैं कि ये भ्रामक वीडियो फैलाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी निशाना साधा है, सुनिए जरा। मुल्क के खिलाफ अगर वो साजिशें करेगा, मुल्क को तोड़ने की षड्यंत्र और सोच के साथ काम करेगा, तो निश्चित तौर से कानून अपना कड़ाई के साथ काम करेगा। और जो लोग जो है वो ऐसे लोग, जो लोग की मुल्क के खिलाफ षड्यंत्रों और साजिशों के सूरमा बने रहे हैं, उनके समर्थन में अगर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह यादव के बयान को आपने सुना, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को सुना। हालांकि शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसे फैलाया है, ये भ्रामक वीडियो है, डॉक्टर वीडियो है ये, और इस तरह के तमाम बयान वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था जो बताया जा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हादसे से जुड़ी 5 बड़ी और अहम खबरें। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने आगे चल रहे कंटेनर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीसीएम ट्रक आगरा से नोएडा की ओर जा रहा था। भीषण सड़क हादसे का वीडियो भी काफी वायरल है।
दमन दीव में पैकेजिंग कंपनियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद राहत और बचाव की टीम की ओर से रेस्क्यू अभियान जारी है। एक तरफ जहां सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है, वहीं प्रशासन ने आसपास की 2 से 3 कंपनियों को एहतियातन खाली करा लिया है। आग लगने से पैकेजिंग कंपनी जलकर राख हो गई, जिसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी का एक टैंक वैगन पटरी पर उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मालगाड़ी के डिरेल होने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। रेलवे की कई टीमें ट्रैक ठीक करने में लगी हुई हैं। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक के पास अंडरपास में राहगीरों पर पत्थर बरसने लगा, जिससे कई कारों के शीशे टूट गए। राहगीरों ने कहा है कि उन्हें एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंडरपास से गुजरते वक्त अचानक पत्थर गिरने लगे, जिससे कार को तो नुकसान हुआ ही, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राजसमंद में मलबे से भरा एक ट्रेलर अचानक से पलट गया। हादसे में ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल ड्राइवर की हालत गंभीर है। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आगरा पुलिस की बर्बरता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक युवक को ऑटो चलाना ना आना उस पर भारी पड़ गया और पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर का उसे सामना करना पड़ा है। चौकी इंचार्ज ने पहले युवक को पीटा और तब भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसे थाने ले जाकर उसके नाखून भी खींच लिए। पुलिस की पिटाई से युवक को गंभीर चोट आई है और मामले में जांच जारी है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने फ्रैक्चर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद गैंग के तीनों बदमाश पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना में एक बेटे ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में आरोपी की मां, बहन और भाई शामिल है। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में युवक को बेरहमी की पिटाई कर दी गई। पूरी वारदात नजदीक लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4 बदमाश एक युवक को जबरन घर में घसीट कर ले जाते हैं और खींचते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हापुड़ के नगर कोतवाली इलाके में स्थित एक होटल में दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। बेखौफ बदमाशों ने होटल के संचालक और एक कर्मचारी के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 से 5 बदमाश होटल के अंदर घुसते हैं और संचालक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। आज भी कई इलाकों में चल सकता है बुलडोजर। दिल्ली से यह अहम खबर, आज भी कई इलाकों में बुलडोजर चल सकता है। सोमवार को दिल्ली के आली बाजार में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। दिल्ली के आली गांव ओखला में अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और डीडीए की अतिक्रमित भूमि पर बने 300 से अधिक घरों और दुकानों को नोटिस जारी करके 2 दिनों के अंदर इसे खाली करने का आदेश दिया गया था। और कल छोटी सी कार्रवाई के बाद क्या हुआ था, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये दिल्ली की है और जो सामान का ढेर दिख रहा है, ये उन लोगों का है जिनके पास अब रहने को घर नहीं है। जी हाँ, इनके घर को तोड़ दिया गया है। दिल्ली के आली गांव में डीडीए ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। इस दौरान डीडीए ने कई पक्के मकानों और दुकानों को तोड़ दिया है। अपने मकान को टूटता देख लोगों की आंखों से आंसू आ गए। इनका कहना है कि जब उन्होंने जमीन खरीदी थी, उस वक्त डीडीए, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी कहां थे। उन्हें नहीं पता था कि ये जमीन अवैध या डीडीए की है। लोगों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। जब मकान ये बन रहे थे तब कोई क्यों नहीं आया रोकने। आज हमने अपनी जिंदगी भर की पूंजी एक एक पाई जोड़ के रोड पे आ गए हम। लगभग मकान कम से कम 30-35 मकाने हैं और जमीन जेन्युइन है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये कोई आपस की रंजिश से हो गया वो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है, हम निर्दोष हैं। हमारे जबरदस्ती कुचला जा रहा है। फिलहाल जिनके मकान टूटने बाकी हैं, उन्हें 2 दिन में घर खाली करने का समय दिया गया है। और रवीश हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आज दिल्ली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। कौन से इलाके हैं जहां पर ये एक्शन देखने को मिल सकता है आज? जी देखिए, सबसे पहला एक्शन तो आली गांव में ही आज होगा, क्योंकि
300 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चिपका कर ये कहा गया है कि आप खाली कर दें मकान। हालांकि कल कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के अंतर्गत कुछ मकानों दुकानों को तोड़ा गया था, लेकिन आज फिर से ये कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा साउथ दिल्ली में ही मेहरौली के पास में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा सकता है, वहां पर भी अतिक्रमण की शिकायत मिली है। तो इस तरीके से कई सारे इलाके, अभी आप देखिए कि जखीरा पुल के पास में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, तो हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर में डीडीए और एमसीडी ये दोनों की ही संयुक्त कार्रवाई है। और हाईकोर्ट ने आलिव जो गांव के मामले पर भी साफ तौर पर ये कहा था कि अगर अतिक्रमण है उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर तो इसको तुरंत हटाया जाए। तो उसी के अंतर्गत जो है वो कल बुलडोजर चला है और आज भी यहाँ पर बुलडोजर चल सकता है। जी चलिए रवीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली के बाद अब यूपी में बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन आज फिर से शुरू हो सकता है और एक दिन पहले ही संभल में बुलडोजर चला था, तो आज भी चल सकता है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल में कई जो अवैध मदरसे हैं, मस्जिद है, उन्हें तोड़ा था, उन्हें जमींदोज किया था और एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से बुलडोजर एक्शन संभल में देखने को मिल सकता है। तो लगातार प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। जहां जहां लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है वहां पर इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश भर में कार्रवाई की जाए। इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। संभल में 2 साल पहले विवादित मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ जो एक्शन शुरू किया वो उसी का हिस्सा है। संभल में पूरे 36 घंटे तक एक्शन चला। एक्शन में क्या हुआ और क्या कुछ कार्रवाई की गई उसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कल संभल के राय बुजुर्ग इलाके में एक मस्जिद जो सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। साथ ही सलेमपुर सालार में अवैध रूप से बनाए गए मदरसे पर भी योगी का पीला पंजा चला। इसके बाद प्रशासन की टीम ने देर रात से लेकर सुबह तक बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। दरअसल प्रशासन को लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। डीएम और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और बिजली विभाग की टीम ने एक साथ कई जगह छापेमारी की। अब इस बिजली के पोल और उसमें उलझे तारों के जाल और साथ ही लगे कई मीटर को देखिए। इसी तारों के जाल में से कुछ बिजली की तारें ऐसी हैं जिसके जरिए अवैध सप्लाई की जा रही थी। जिस तरीके से अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी वो काफी हैरान करने वाला है और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है कि जिन जगहों पर अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी। अवैध बिजली सप्लाई को लेकर प्रशासन की टीम ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जांच के दौरान कुछ धार्मिक स्थल जिसमें मस्जिद हैं उसमें बिजली चोरी के मामले सामने आए। छापेमारी के दौरान एक घर में जमीन के नीचे दबा हुआ अवैध मिनी पावर स्टेशन मिला जिससे करीब 50 से 60 घरों को अवैध रूप से बिजली सप्लाई की जा रही थी। साथ ही एक अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़ा गया जो सीधे मेन लाइन से चलाया जा रहा था। डेयरी दुकानों में भी अवैध बिजली की सप्लाई की जा रही थी। कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई जिसमें बिजली चोरी पाई गई। इसके अलावा कई बड़े बड़े 4 मंजिला मकानों के अंदर जहां डेयरी चल रही थी वहां पे भी चोरी पकड़ी गई। उसके अलावा ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और प्रॉपर एनफोर्समेंट है, इसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पे 8 थानों की पुलिस फोर्स है, 5 सीओ और एक एडिशनल एसपी को तैनात किया गया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जांच में जो भी सामने आया है उसके मुताबिक फाइन होगी और एफआईआर की जाएगी। उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की एफआईआर दर्ज हुई थी और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीजें। तो उस पे सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि संभल में करीब 1.5 साल पहले इसी तरह का अभियान चलाया गया था जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद के घर सहित
कई मस्जिदों और मदरसों में बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी तरह की अवैध गतिविधि होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए 8 थानों की पुलिस फोर्स को अभियान में लगाया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी और इससे पहले अवैध मस्जिद मदरसों पर योगी के बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी तेज है। सुनाते हैं आपको इस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या कुछ कह रही है। भाजपा की सरकार इतना डर और नफरत पैदा करने का काम कर रही है, जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, इतना अधिक दबाव बनाने का काम कर रही है कि लोग खुद मस्जिद को गिराने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसी भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, उसमें अवैध जगह पर हुआ धार्मिक स्थान पूजनीय नहीं होता। यानी मुसलमान उसे अजान नहीं दे सकता, हिंदू वहां पर पूजा नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में अगर वहां के लोगों ने स्वयं से उसको तोड़ लिया तो प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने स्वयं से इसको अतिक्रमण मान के इसको तोड़ा है। बहरहाल संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर यूपी से आपको बताएं। यूपी के वोटर्स के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। यूपी में आज जारी होगी नई मतदाता सूची और ये सूची प्रकाशित होगी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी इसके लिए कर ली है। राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी और यूपी से करीब 2 करोड़ से ज्यादा जो नाम है वो भी हटाए जाने की चर्चा है। डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट भी ऑनलाइन होगी। तो निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और आज राजनीतिक दलों को हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी। इसके अलावा उनके नाम जारी होंगे। कहा यह जा रहा है कि काफी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए। अजय दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय बताइए कितने बजे तक ये लिस्ट जारी होगी और आज का दिन बड़ा अहम है सियासत दलों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिनके नाम है इसमें। बिल्कुल, देखिए 2 करोड़ 89 लाख ये एनडीटीवी इंडिया का दिया हुआ आंकड़ा था जब फाइनल ड्राफ्ट बताया गया था चुनाव आयोग के जुड़े अधिकारियों की तरफ से कि ये आंकड़ा है जो हटने जा रहा है एसआईआर की लिस्ट में। और इसमें भी महत्वपूर्ण है कि लखनऊ और गाजियाबाद ये वो 2 बड़े महानगर हैं जहां तकरीबन 30% के आसपास एसआईआर में वोटरों के नाम कटने की संभावना। और इसका कारण भी ये जताया गया कि कई सारे वोटर जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में नाम है, ग्रामीण अपने इलाकों में भी उनके वोटर आईडी कार्ड है, तो उन्होंने उन इलाकों के वोटर आईडी कार्ड को होल्ड किया है, वहां एसआईआर का फॉर्म भरा है और महानगरों में अपने वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल कराने की प्रक्रिया और एसआईआर में फॉर्म ना भरने की प्रक्रिया को किया है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें निकलकर सामने आएगी। 3:30 बजे के आसपास जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो ये तमाम जानकारी देंगे। एसआईआर का इंपैक्ट विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम तरीके के दावे हैं, तमाम तरीके की शिकायतें, और इन शिकायतों के बीच में महत्वपूर्ण आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश में वोटरों की स्थिति होगी वो स्पष्ट होगी। और साथ ही इसके बाद अवसर राजनीतिक दलों को मिलेगा, उनके कोई शिकवा शिकायत हो, उनको कोई लगे कि इस मामले में कहीं उनके वोटर छूट रहे तो उनको भी समय मिलेगा कि वो इस पूरे मामले में अपनी तरफ से अनुरोध कर सके। चलिए आप नजर बना के रखिएगा अजय, अब आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखिए यूपी में तो एसआईआर को लेकर बवाल नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में भी जो एसआईआर का मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। कोलकाता में वोटर लिस्ट को लेकर मोहम्मद शमी क्रिकेटर, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज है मोहम्मद शमी, जिन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। भाई मोहम्मद कैफ को भी चुनाव आयोग ने तलब किया है। एसआईआर सुनवाई के लिए एईआरओ के सामने पेश होना होगा। दक्षिण कोलकाता के जाधवपुर क्षेत्र से जारी हुआ है नोटिस। रासबिहारी विधानसभा सीट से वोटर हैं शमी। 9 से 11 जनवरी के बीच ये सुनवाई होगी। दस्तावेजों में गलतियों को लेकर जवाब उनसे मांगा गया है। क्या बंगाल में एसआईआर को लेकर जो सियासी लड़ाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सभा में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील करेंगे और इसे लेकर वहां भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जारी सियासी जंग के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता ने कहा है कि हमें इसका मुकाबला करना है, इसके लिए हम कानूनी मदद भी ले रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने ये कहा कि वो इसको लेकर कोर्ट जाएंगी। এই লড়াই বাঁচতে হবে, আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামীকাল কোর্ট খুলবে, আমরাও আইনে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব, দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো। दरअसल बंगाल में एसआईआर के बाद जो पहला ड्राफ्ट जारी हुआ उसमें 58 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे। इसको लेकर खूब सियासी बवाल मचा है। टीएमसी इसको लेकर जहां लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बंगाल में शरण देना चाहती हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता पर सवाल उठाए हैं कि आखिर ममता बनर्जी को एसआईआर से इतना डर क्यों लग रहा है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे, एसआईआर पूरा हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। बंगाल के लोग इस बार हराएंगे, इसलिए पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, खाली बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी की नींद छुटी हुई है, वो लगातार नई चिट्ठी पत्री, गाली गलौज, भतीजा दिल्ली तक पहुंच गए हैं। लेकिन एसआईआर होगा, और यहाँ की ये जो फॉल्स नेम है, जहाँ छप्पा वोट होता है, इस बार बंद होगा। एक विधानसभा में ऑलरेडी 30, 40, 50, 60, 70 हजार तक नाम फॉर्म में ही माइनस हो गया है, और आगे भी बात होगा। जो लीड लेके टीएमसी जीता है वो इस बार माइनस हो जाएगा, और जो जाली वोट से जीतते हैं वो भी माइनस हो जाएगा। बहरहाल बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इसको लेकर जोरदार सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में हादसा हुआ है। ओएनजीसी ड्रिलिंग साइट पर विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस साइट पर पहले ड्रिलिंग हो चुकी है और बाद में इसे छोड़ दिया गया, लेकिन सोमवार को दोबारा ड्रिलिंग के दौरान अचानक से विस्फोट हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें भी आप देखिए कैसे ये आग लगी। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो जारी है। बताया जा रहा है कि साइट पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था और ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें हैं और आग किस तरीके से भीषण तरीके से लगी है इस इलाके में आप समझ सकते हैं। और आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत की जा रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से। हालांकि पहुंच चुकी है फायर ब्रिगेड और कोशिशें की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ओएनजीसी ड्रिलिंग साइट पर भीषण आग लग गई। सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान दे दिया है। उदित राज ने यह कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मान लें कि दोनों दंगों में शामिल थे तो उन्हें कितने साल जेल में रखेंगे। उदित राज ने यह विवादित बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं और सुन लीजिए जरा क्या कहा उन्होंने। की कथित साजिश के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई है, हालांकि 5 आरोपियों को बेल मिली भी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मानता हूं कि इन्वॉल्वमेंट है, मानता हूं। किसकी इन्वॉल्वमेंट है? मानता हूं शर्जील इमाम और उमर खालिद, मानता भी हूं। तो भाई आप कितने दिनों तक जेल में रखेंगे? आप चार्जशीट दाखिल करिए, ट्रायल शुरू होना चाहिए। बेल तो राइट होता है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में किया होगा और सरकार तो उनके विरोध में है ही है। सरकार ने गलत चीज़ों को पेश किया होगा, गलत तथ्य दिया होगा, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ह्यूमन राइट का इशू है, ये ह्यूमन राइट डिनाइल है। और अब यूपी से बड़ी खबर, युवाओं को बड़ी राहत मिली है और ये राहत मिली है योगी सरकार की वजह से। युवाओं को योगी सरकार की बड़ी राहत। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को
राहत दी गई है। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है और 32,000 से अधिक पदों पर यह छूट मिली है। सरकार के फैसले से अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं। रणवीर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रणवीर, कितनी बड़ी राहत मानी जाए ये अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, बड़ी राहत है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी उम्र बढ़ गई थी। सामान्य वर्ग के जो 22 साल से ज्यादा के अभ्यर्थी थे और जो आरक्षित वर्ग के 27 साल से ज्यादा थे, उनको इसलिए राहत मिली है क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक बार फिर से कोशिश करने की कि पुलिस में भर्ती हो जाए। लेकिन जाहिर है वो अभ्यर्थी निराश होंगे जो उस आयु वर्ग में आ रहे थे 18 से 22 और 18 से 27 के, क्योंकि उनकी अब कंपटीशन बढ़ गया है। और अगर पॉलिटिकली बात करें तो चूंकि 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज उस तरह से नहीं आई थी, कोविड आ गया था इस वजह से, और जो भर्ती आई तो 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी। लेकिन उसके बाद से फिर से 32,279 जो पद है उसके लिए जैसे ही भर्ती आई, विपक्ष भी मांग कर रहा था, बीजेपी के विधायक भी मांग कर रहे थे कि युवाओं की सहूलियत के लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सभी वर्गों को, सामान्य आरक्षित दोनों को ही 3 साल की छूट दी है। यानी कि अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 और आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 30 साल ये चलिए आप नजर बना के रखिएगा रणबीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसने हर बार अपने बड़प्पन का सबूत दिया है और दुनिया ये भी जानती है कि अगर उसे मदद की जरूरत है तो भारत हमेशा उसके साथ है। इस बार भारत ने श्रीलंका की मदद करके उनके एक बड़ी मुश्किल को हल किया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय सेना ने श्रीलंका में जर्जर हो चुके कई सड़क मार्गों को एक बार फिर से आवाजाही के लिए बहाल किया है। भारतीय सेना की ये पहल वसुधैव कुटुंबकम की मार्गदर्शक भावना के तहत किया गया है। श्रीलंका में आए भीषण चक्रवात दित्वा और उसके बाद हुए भूस्खलन ने वहां की सड़कों और पुलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। यह रोड एक राज्य मार्ग होने के साथ ही साथ कैंडी एंड उवा प्रोविंस को भी जोड़ता है। सेना का कहना है कि इस पुल के बनने से अंतर प्रांतीय यातायात फिर से शुरू हो गया है। वहीं कैंडी से बदुल्ला की यात्रा 4 घंटे से घटकर 2 घंटे रह गई है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने श्रीलंका के मदद की भी तारीफ की है। श्रीलंका की जो सेना है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और डेडिकेटेड सेना है, जिन्होंने इस कार्यकाल में हमें समय समय पे काफी सपोर्ट किया। चक्रवात आने के बाद भारतीय सेना ने जिस तेजी से कार्रवाई की, ये इस बात का संकेत है कि भारत संकट के वक्त जमीन पर उतरकर काम करता है। श्रीलंका के लोग और वहां की सरकार ने भी भारतीय सेना की इस तेज और प्रभावी मदद की सराहना की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब केजीएमयू जबरन धन परिवर्तन केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरोपी डॉक्टर के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सलीमुद्दीन और पत्नी खतीजा को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता पिता को गिरफ्तार किया है। माता पिता भी केस में आरोपी हैं। जबरन महिला डॉक्टर से निकाह कराने का आरोप है। चौक पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ग्रेटर नोएडा की, जहां शराब पीने के दौरान युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी को साइड लगाने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हरकेश अपने दोस्तों के साथ ग्रेटर नोएडा से अपने गांव कैमराला जा रहा था। इस दौरान क्रिकेट मैच देखने के बाद कुछ लोग रास्ते में शराब पी रहे थे। लोगों को उसने साइड हटने के लिए कहा और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। बताया जा रहा है कि खूनी संघर्ष में हरकेश और उसका दोस्त मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि गाड़ी साइड लगाने को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आगे की जांच पड़ताल जारी है।